पढ़ रहे हैं बच्चों आरसी परिपथ, मतलब एक ऐसा परिपथ, ये परिपथ अपन कौन से पढ़ रहे हैं, एसी के, एसी धारा से जुड़ी हुई है। तो ऐसा परिपथ है जिसके अंदर आर लगा हुआ है, आर का मतलब प्रतिरोध लगा हुआ है, और सी कैपेसिटर यानी संधारित्र लगा हुआ है। तो एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें एक तो लगा हुआ प्रतिरोध आर, ये लगा हुआ रहा हमारे आर, और इसी के साथ कौन लगा है, सी, और दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इन दोनों के हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये वाला, इससे अपन ने कनेक्ट कर दिया, इस तरह से जोड़ दिया। इस धारा स्रोत या वोल्टेज स्रोत क्या है, इसकी जो वोल्टता है V, वो क्या होगी, तो V0 sin ओमेगा t, ये इसकी वोल्टता हो गई। और धारा के बारे में कहें तो धारा इसके कारण कितनी प्रवाहित होगी, तो I बराबर I0 sin ओमेगा t, ये हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ने इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अपन इसको देखेंगे कि इसके अंदर बहने वाली धारा का क्या मान होगा, धारा का शिखर मान क्या होगा, प्रतिबाधा क्या होगी, यानी धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा। जब भी एसी परिपथ लगाते हैं तो प्रतिरोध की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रतिबाधा का प्रयोग करेंगे। तो वो सब चीजें क्या होगी वो हम देखेंगे। उससे पहले कुछ बातें जो अब तक हम देखी भी है, और यहाँ में फिर से लिख देता हूँ एक बार, कि जब भी प्रतिरोध, इनको ध्यान रख लो हमेशा के लिए, कि जब भी प्रतिरोध जुड़ा होता है, आर जुड़ा होता है किसी भी एसी परिपथ के अंदर, ठीक है, तो इसमें जो बहने वाली जो धारा होगी या यहाँ पर जो वोल्टता होगी, उसके बीच में कोई भी कला का अंतर नहीं होगा, मतलब थीटा एंगल नहीं होगा। जिस अगर करंट यहाँ बह रही है तो धारा भी यहीं बहेगी। अगर मान लो आर जुड़ा हुआ है तो करंट अगर यहाँ बह रही है आई मान लो, तो धारा भी इसी, वोल्टता भी इसी डायरेक्शन में होगी। मतलब वोल्टता और कला करंट दोनों की जो दिशा है, जो कला है वो समान होगी, एक ही दिशा में होगी। जब भी एल जुड़ा होता है, जब भी परिपथ में एल जुड़ा होता है, तो जो करंट है आई वो 90 डिग्री या π/2 पीछे रहेगी। किससे पीछे रहेगी, वोल्टा से पीछे रहेगी, ठीक है। जब L जुड़ा होगा तो करंट पीछे रहेगी 90 डिग्री, और C जब कैपेसिटर जुड़ा होगा तो करंट 90 डिग्री आगे रहेगी। बस ये तीन चीजें ध्यान में रख लेना, बाकी पूरा डेरिवेशन इजीली हमको समझ में आ जाएगा। ये तीन चीजें ध्यान में रखो, पूरे सातों परिपथ है उनके लिए काम किए कि जब R जुड़ा होगा तो V और I में कोई भी कला का अंतर नहीं होगा, सेम डायरेक्शन होगी। L जुड़ा होगा तो 90 डिग्री पीछे हो जाएगी, और ये तो याद हो जाएगा। फिर अगर C जुड़ा है तो 90 डिग्री करंट आगे हो जाएगी। तो ये RC परिपथ हमारा बना हुआ है, इस तरह का हमने बना लिया। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये जो R जुड़ा हुआ है, इस R के जैसे इसको इस वोल्टता स्रोत से हमने कनेक्ट किया, तो ये इस वोल्टता इस R पर भी लगेगी और ये वोल्टता इस C पर भी लगेगी, दोनों पर वोल्टताएं लगेगी। तो इसके सिरे पर जो वोल्टता होगी VR मान लो, और इसके सिरे पर जो वोल्टता होगी इसको अपन ने क्या मान लिया, VC मान लिया। एक बार फिर से देख लो जो अभी आए, अपन RC परिपथ पढ़ रहे हैं, इससे शुरुआत कर रहे हैं अपन ना R और C से। तो एक प्रतिरोध है, एक R और एक संधारित्र है C, इन दोनों को अपन ने सीरीज के अंदर जोड़ दिया और ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया जिसकी वोल्टता V बराबर V0 sin ओमेगा t और करंट I बराबर I0 sin ओमेगा t है, ठीक है। अभी देख लेंगे कलाश क्या होगी। ये तीन चीजें याद रखनी है हमेशा कि जब भी प्रतिरोध केवल R जुड़ा हो तो वोल्टता और धारा की दिशा एक जैसी रहती है। L जुड़ा हो तो करंट जो है I वो 90 डिग्री पीछे रहता है, किससे, वोल्टता से। और जब C जुड़ा हो परिपथ में तो करंट 90 डिग्री आगे रहता है वोल्टता से। ये चीजें अभी काम में लूंगा तो और हमें ध्यान हो जाएगी। अब इसको अपन देखते हैं। ये तीन चीजें तो हमने लिख ली, हाँ ये तीन चीजें हमने लिख ली। इस परिपथ में देखो R और C दोनों जुड़ा हुआ है ना, अगर R जुड़ा होता तो वोल्टता और धारा एक ही दिशा में होती, लेकिन C भी जुड़ा है तो C जुड़ने के कारण करंट क्या हो जाएगी, 90 डिग्री आगे हो जाएगी। तो अपन इसी को बनाते हैं यहाँ पर कि जो R है उस R के सिरे पर जो वोल्टता होगी, प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टता, प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टता, तो इसको मैं कह देता हूँ VR, क्योंकि R के सिरे पर वोल्टता, यहाँ पर वोल्टता। तो ये वोल्टता कितनी हो जाएगी, तो इसको मैं कह दूं कि वोल्टता V बराबर होता है क्या, V0 sin ओमेगा t। ये तो सोर्स लगाया है ना, बता रहा हूँ। जनरली हम वोल्टता को कैसे बताते हैं, V बराबर V0, जो भी इसका शिखर मान होता है वो, और फिर sin ओमेगा t। अब इसका शिखर मान तो V0 हो जाएगा, है ना। मैं R और लगा देता हूँ क्योंकि शिखर मान किसका है, प्रतिरोध का है। प्रतिरोध के सिरे पर वोल्टता निकालना है तो V0R sin ओमेगा t हो गया। ये होगी प्रतिरोध R के सिरे पर वोल्टता। अब अपन इसी प्रकार संधारित्र C के सिरों पर वोल्टता ये निकालें, जिसे अपन क्या कहते हैं,
VC कह दें, क्योंकि R के सिरे पे थी तो VR कह दिया, संधारित्र के सिरे पे तो VC कह दिया। तो ये वोल्टा भी हम वैसे ही लिखेंगे, तो पहले V0 और ये किसकी शिखर मान है, C का, तो C आ जाएगा और साइन ओमेगा T। ठीक है क्या? अब इसमें देखो हमने प्रतिरोध R के सिरे पर वोल्टा ये लिख दी और C के सिरे पर वोल्टा ये लिख दी। अब मैं कला को समझाता हूँ, इसमें कला हम कैसे बताएंगे। तो देखो R जब अपन ने पढ़ा था, तो R जो होता है उसमें मान लो कि R का जो करंट है वो इस R में और इसमें C में इसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे और ऐसे दोनों डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसमें दिशा नहीं बताते। जब बैटरी हम लगाते हैं तो प्लस से माइनस करंट बहता है, AC में तो प्लस माइनस बता ही नहीं सकते, आपस में बदलते रहते हैं, इसलिए इसमें करंट नहीं बताते। लेकिन इसके कारण यहाँ पे इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, तो वो जो करंट है मान लो इस डायरेक्शन में है, तो आज इसमें इस डायरेक्शन में करंट हो गई, ये इसी डायरेक्शन में करंट होगी। अब इसकी जो वोल्टा है प्रतिरोध R की, वो वोल्टा भी इसी डायरेक्शन में होगी ना। क्यों होगी वोल्टा इसी डायरेक्शन में? क्योंकि वोल्टा और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। किसके लिए? R के लिए, ऐसा अपन जानते हैं। मैंने बोला ना ये तीन चीजें ध्यान में रख लो। R के लिए वोल्टा और धारा दोनों कैसे होता है? एक ही दिशा में होता है, इसलिए जिस दिशा में करंट है उसी दिशा में कौन सी है? वोल्टा है। समझ गए? अब बात करते हैं किसकी, इसमें दूसरा कौन जुड़ा है? C जुड़ा है। इसकी कला की बात करते हैं, C। तो C इसकी बात करते हैं, तो C के लिए क्या होता है? C में करंट जो है 90 डिग्री आगे होता है। करंट जो होता है वो वोल्टा से 90 डिग्री आगे होता है, इसका मतलब वोल्टा 90 डिग्री पीछे हो गई, है ना। तो इसकी R की वोल्टा अगर यहाँ है तो C की वोल्टा है इस करंट से 90 डिग्री पीछे होगी। तो मैं यहाँ बनाऊंगा, ये वोल्टा होगी किसकी? C की। ये 90 डिग्री पीछे है। आगे का मतलब ऐसे ये आगे एंगल आगे बढ़ता जाएगा ना, ऐसे, तो ये बढ़ रहा है, और पीछे का मतलब पीछे 0 डिग्री एंगल, है ना। फिर इससे बढ़ते हुए ये 45 डिग्री बढ़ गया, ये 90 डिग्री बढ़ गया, है ना, यहाँ बढ़ गया 180 डिग्री, ऐसे बढ़ता जाता है ना। बढ़ना इधर इस तरफ मतलब बढ़ना, और घटेगा तो इस तरफ, तो करंट पीछे हो रहा है ना। ये चीज समझे क्या तुम, कि यहाँ C संधारित्र लगा हुआ है, तो संधारित्र C के लिए अपन को कला बतानी है, तो अपन ये चीज तीन ध्यान में रखो। C के लिए करंट 90 डिग्री आगे होती है, इसका मतलब वोल्टा 90 डिग्री पीछे होती है। तो यहाँ पर वोल्टा को मैंने पीछे कर दिया, किससे? ये करंट था तो उससे 90 डिग्री पीछे कर दिया। ये डायग्राम समझ आ गया। अब अपन आगे देखते हैं। तो देखो इसकी वोल्टा जो है VC की, वो 90 डिग्री पीछे हो गई, है ना। तो 90 डिग्री पीछे हो गई, तो इस ओमेगा टी माइनस 90 को क्या लिखते हैं? π/2। तो मैंने -π/2 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि इसकी वोल्टा 90 डिग्री पीछे है। आगे बात समझ। तो ये हमने वोल्टा और धारा के वोल्टा बताई दोनों की, कि R के सिरे पर वोल्टा क्या होगी और C के सिरे पर वोल्टा क्या होगी। तो अब देखो इस डायग्राम में हमारे पास क्या आ रहा है कि करंट तो दोनों की इसी डायरेक्शन में है, R में भी इसी डायरेक्शन में है, C में भी इसी डायरेक्शन, एक ही करंट जा रही है दोनों में, तो करंट की डायरेक्शन तो दोनों की है। लेकिन R के सिरे पर वोल्टा इस डायरेक्शन में और C के सिरे पर वोल्टा इस डायरेक्शन में, वोल्टा इनकी अलग अलग डायरेक्शन में। तो अपन को ये पता करना पड़ेगा कि दोनों की परिणामी वोल्टा कितनी है। R और C के कारण जो दोनों वोल्टा है उसका परिणामी कितना है, रिजल्टेंट मान कितना है, दोनों को जोड़ करके। लेकिन ये सिंपल जोड़ नहीं है कि ये यहाँ पर हम देख रहे हैं दिशाएं आ रही है इसमें, और दिशा जब आती है तो सदिश योग करना पड़ेगा। तो एक सदिश इस दिशा में, एक सदिश नीचे की दिशा में, तो इनका परिणामी निकालेंगे तो इस दिशा में आ जाएगा ना, दो सदिशों का परिणामी। उन परिणामी को मान लो ये कोई परिणामी है V, और ये किसका परिणामी है? तो ये R और C के मिलने के कारण है, VRC। ये इन दोनों का क्या हो गया? परिणामी हो गया। तो ये VR के कारण ये, और ये VC के कारण ये इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट है, VRC। तो परिणामी वोल्टा हो गई है। अब ये दोनों मिलके परिणामी कुल वोल्टा अपन कह देंगे, इन दोनों को भूल जाओ। अब ये परिणामी वोल्टा ये आ गई, यानी कि वोल्टा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में वोल्टा आ गई, और करंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? माना कि एंगल कितना है? थीटा है। इसका मतलब परिणामी वोल्टा करंट से कितना एंगल बना रही है? थीटा बना रही है। तो आरसी परिपथ जब अपन बनाएंगे तो उसका जो वोल्टा होगी परिणामी वोल्टा, वो करंट से पीछे है। ये देखो करंट के नीचे है ना, तो करंट से पीछे है वो, और वो भी कितना एंगल पीछे? थीटा। अतः परिणामी वोल्टा, अतः आरसी परिपथ की परिणामी वोल्टा, आरसी परिपथ की परिणामी वोल्टा धारा से थीटा कोण पीछे होगी, थीटा कोण पीछे होगी। ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहां तक अपन ने देख लिया। अब देखो इसमें ये VR इस डायरेक्शन में था, VC इस डायरेक्शन में था, इसलिए परिणामी VRC इस डायरेक्शन में आया ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं इधर? अतः VRC, ये जो परिणामी वोल्टा है, ये बराबर आ गई, ये वेक्टर बराबर
वी आर वेक्टर प्लस इस डायरेक्शन में वी सी वेक्टर, इन दोनों सदिशों को जोड़ा तभी तो ये आई ना आर की वाली परिणामी वाली, है ना। तो ये हमारे पास आई, तो परिणामी वोल्टा बराबर वी आर वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर। तो ये वी आर सी वेक्टर बराबर वी आर वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर, जहाँ वी आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, वी सी वेक्टर इस डायरेक्शन में। वी आर का मतलब हो गया आर के सिरे पर वोल्टा, और ये जो वोल्टा है ये है तात्क्षणिक मान वोल्टा का, जो कुछ भी मान हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वोल्टा चेंज होगी ना, वोल्टा ऐसे चल रही है, बदलेगी आपस में। तो ये तीर का जो निशान है यहाँ तक बनाया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका मैक्सिमम मान है ना, उससे हम बोल सकते हैं V0R। तो मैं कह देता हूँ ये V0R कहते हैं, इस डायरेक्शन में वोल्टा वी आर ही है, लेकिन वी आर का तो कुछ भी मान हो सकता है, तो तात्क्षणिक मान है किसी एक क्षण पर मान, और जो मैक्सिमम मान होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, वोल्टा का अधिकतम मान यहाँ से आता है, किसको क्या बोलते हैं, शिखर मान। तो ये यहाँ से आता है, इसको मान लो ये तीर का निशान जो बना रखा है, इसका मतलब ये नहीं ये इससे बड़ा है, ये मैक्सिमम मान हो गया वोल्टा का, जैसे कहेंगे वोल्टा का शिखर मान यहाँ से आता है कितना है V0R, और ये अक्ष कौन सी है, वी आर की। ऐसे ये VC वाले अक्ष है, जहाँ VC का ये मैक्सिमम मान है यहाँ से यहाँ तक, और कुछ भी मान हो सकता है समय के साथ अलग अलग, तो इस मैक्सिमम मान को मैं क्या कह देता हूँ V0C, यानी वोल्टा का शिखर मान, और ये अक्ष कौन सी है, वोल्टा वाली अक्ष चल रही है, ठीक है। ऐसे ये है तो VRC इसका परिणामी मान है, और इसका जो मैक्सिमम मान होगा वोल्टा का शिखर मान, तो उस परिणामी को मैं क्या कह देता हूँ V0, ठीक है। ये जो है इसके बीच में मैं परिणामी के बीच में लगा देता हूँ इसी नियम को, सदिशों का ही नियम है, ये सदिश फिक्स हो गया ना, V0R सदिश, एक सदिश इस दिशा में, एक सदिश नीचे वाली दिशा में, दोनों का परिणामी इस दिशा में, तो यहाँ पर शिखर मान वाला रख दिया अगर हम V0R वेक्टर प्लस V0C वेक्टर, तो R और C तो दोनों का परिणामी कहाँ हो गया, इस दिशा में, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं V0 वेक्टर, ठीक है। ये हो गया इसका परिणामी सदिश। अब इसमें देखो, इसको हम सॉल्व करें तो V0 का स्क्वायर बराबर, इस त्रिभुज में से कर लो कोई सा भी एक त्रिभुज, इस त्रिभुज को ले लो, इसमें थीटा एंगल है, ये V0C है, तो ये भी V0C हो गया, ये V0R है, तो V0R का स्क्वायर प्लस V0C का स्क्वायर, त्रिभुज समकोण त्रिभुज के नियम से, तो V0R का स्क्वायर प्लस V0C का स्क्वायर, ये चीज हो गई। यहाँ से मैं अगर V0 का मान निकालूं तो इसको मैं अंडर रूट में भेज सकता हूँ, V0R का स्क्वायर प्लस V0C का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। मैं मान रख देता हूँ यहाँ पर, तो देखो V0R क्या होता है, ये वोल्टा है, तो V बराबर क्या होता है IR, इस V0R इसके सिरे पर वोल्टा है V0R, तो V बराबर क्या होता है IR, तो इस पे से जाने वाली करंट I0 और R, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो I0R, इसके सिरे पर वोल्टा निकाले तो ये हो जाएगी V0C, ये बराबर होगा IR, तो करंट तो वही I0, और R इसके सिरे पर रेजिस्टेंस कितना है, तो देखो कैपेसिटर और इंडक्टर जब दो लगते हैं, जब C लगता है या L लगता है, उस समय पर प्रतिरोध के स्थान पर आती है प्रतिबाधा, और जो C होता है उस C की जो प्रतिबाधा होती है, C की प्रतिबाधा जो होती है वो होती है 1/ωc, जिसको अपन XC भी बोलते हैं, ये होती है C की प्रतिबाधा। तो यहाँ पर I0 और ये आ जाएगा XC, V0C बराबर I0 XC, तो यहाँ पर रख दें इसको, तो ये बन जाएगा V0 बराबर रूट में V0R का स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर, तो ये यहाँ आ जाएगा I0 का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे वो रख दूं, तो I0 का स्क्वायर XC का स्क्वायर, ये दोनों चीज आ जाएगी, ठीक है। इसको और आगे हम सॉल्व करें तो I0 को कॉमन ले लें यहाँ से, I0 के स्क्वायर को, तो बाहर आएगा अंडर रूट के, तो केवल I0 बचेगा, ये रूट में हमारे पास बच गया R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम I0 का मान निकालेंगे तो इसका भाग लग जाएगा, ये बन जाएगा V0 बटा रूट में R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। इस तरह से अपने पास इस परिपथ में बहने वाली धारा, परिणामी धारा का शिखर मान आ गया I0 बराबर V0 अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। कुछ समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है कुछ? केवल सिंपल ये समकोण त्रिभुज का नियम लगाया और उससे हमने सॉल्व करके करंट का मान निकाला ये। अब देखो यहाँ पर I करंट आया, I बराबर क्या होता है V अपॉन R, अपन ओम के नियम से जानते हैं I बराबर होता है V अपॉन R, ये चीज। तो देखो अगर I बराबर V अपॉन R होता है तो I ये V रहा, और तो हाँ, तो ये रूट के अंदर है ना I0 स्क्वायर, तो ये I0 स्क्वायर कॉमन आ गया, लेकिन ये अंडर रूट से बाहर जब लाऊंगा तो स्क्वायर वाली चीज सिंगल में बदल जाएगी, I0 अंडर रूट से बाहर है ना इसलिए, तो ये हमारे पास आ गया।
तो मैं बोल रहा हूँ आई बराबर क्या होता है वी अपॉन आर। तो आई तो ये रहा, वी ये रहा, तो ये बटा में जो चीज है पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, आर होनी चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए। तो और आर जब भी एसी परिपथ की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करते हैं, तो प्रतिरोध की बजाय मैं किसका प्रयोग करूंगा, प्रतिबाधा का। मैंने बताया था ना, प्रतिरोध की जगह किसका प्रयोग होगा, प्रतिबाधा का। तो इसे हम लिख सकते हैं कि I0 बराबर V0 बटा, इसको मैंने क्या कह दिया, प्रतिबाधा, जेड कह दिया इसको मैंने। और ये जो प्रतिबाधा जेड है, ये जेड बराबर, जेड किसका है, ये आरसी परिपथ का। तो प्रतिबाधा किसकी होगी, आरसी परिपथ की। तो इस तरह से हम करंट को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे कि करंट इसके बराबर होगा। यहाँ पर ये जो जेड आरसी है, इसका मान किसके बराबर है, इसका मान है आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आरसी बराबर रूट में जेड आरसी बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सपी का स्क्वायर। एक्सपी होता क्या है, तो 1 अपॉन ओमेगा सी इसका मान होता है, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरह से ये आ गई आरसी परिपथ की प्रतिबाधा। अगर आरसी परिपथ में बहने वाला करंट पूछे तो I0 बराबर ही आ जाएगा V0 अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आरसी परिपथ की प्रतिबाधा पूछे तो जेड आरसी बराबर ये आ जाएगी, समझ गए। इसी प्रतिबाधा वाले को, ये जो प्रतिबाधा है ये हमने जो ज्ञात करी, इसको इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो इस वाले से कैसे ज्ञात करेंगे, ये V0 आर इस डायरेक्शन में है, V बराबर क्या होता है IR, तो I0 गुना इसका प्रतिरोध R। तो इस डायरेक्शन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये V0 आर है ना, V0 आर तो V बराबर IR होता है, ठीक है, IR होता है। तो ये IR से I गुणा R आएगा, इधर V0 C है, ये भी V बराबर IR होता है, तो इधर भी वही I और गुणा R आएगा। तो दोनों साइड I तो कॉमन है, ग्राफ बना रहे हैं जिनमें दोनों साइड एक चीज तो कॉमन है, तो उसका तो ग्राफ का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल दूसरी जो R बच रहा है वो आएगा। तो इसका प्रतिरोध R इस डायरेक्शन में बना लो, ये हो गया इसका प्रतिरोध R। और इस डायरेक्शन में तो ये किसका प्रतिरोध है, C का, और C के प्रतिरोध को अपन क्या बोलते हैं, XC। जो इसका प्रतिरोध R होता है ना, इससे C का प्रतिरोध क्या होता है, XC होता है। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, XC आ जाएगा। तो ये दोनों बन गए। तो एक प्रतिरोध इस डायरेक्शन में है, एक प्रतिरोध इस डायरेक्शन में, तो दोनों का परिणामी प्रतिरोध किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। और परिणामी को लिखते कैसे हैं, परिणामी को लिखते हैं अंडर रूट में पहले वाले प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले प्रतिरोध का स्क्वायर। ये आ गया इसका परिणामी प्रतिरोध Z, किसका, RC का, ठीक है। जो R से कितना गुना बना रहा है, थीटा गुना बना रहा है। तो ये ZRC बराबर ये होगा। देखो इससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, किसी चीज को अपन इससे भी ज्ञात, इससे प्रतिबाधा वक्र कहते हैं, प्रतिबाधा प्रतिरोध वक्र कहते हैं। तो इससे भी अपन इस ZRC का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये हमारे पास ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इसको उतारो यहाँ पर। फिर अपन देखेंगे एंगल थीटा, ये कला कोण थीटा का मान क्या होगा, अच्छा अपन देखेंगे। या यहीं पर देख लो कि देखो अपन को कला कोण देखना है, अब कला कोण देखना है कि थीटा कितना है। तो टेन थीटा इस वाले त्रिभुज में ले, ये थीटा बन रहा है ना यहाँ, तो इस त्रिभुज को ले लो जिसमें थीटा बन रहा है, ये वाले को। तो यहाँ पर मैं टेन थीटा का मान निकाल रहा हूँ। टेन थीटा होता क्या है, तो लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसमें देखो ये इस त्रिभुज के अंदर अगर ये वाला थीटा है तो लंब कौन सा हो गया, ये वाला। और इस वाले के मान कितना है, इसका, इस वाले का मान कितना है, ये इसी के बराबर में है ना, V0C, तो ये V0C और बटा आधार, आधार कौन सा है इसमें, ये वाला, ठीक है। ये तो कॉर्डिनेट है सामने इस त्रिभुज में, तो ये लंब और ये आधार, आधार कितना है V0R, इसका मान कितना था मैक्सिमम V0R, तो ये V0R। तो यहाँ से हमारे पास आ गया टेन थीटा बराबर V0C को क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR से, तो I0 गुना XC, और इसको V ये भी बोलता है तो इसको भी IR लिख सकते हैं, तो I गुना इसका प्रतिरोध कितना है R, I0 से I0 कट गया, तो ये क्या आ गया XC बटा R। तो यहाँ से अगर मैं थीटा का मान निकालना चाहूँ तो थीटा का मान आ जाएगा टेन इनवर्स XC अपॉन R। इस तरह से ये हमारे पास कालांतर का मान ज्ञात हो जाएगा। अब अपन देखेंगे कि जो परिणामी वोल्टता आई है और धारा आई है, इनके मध्य ग्राफीय निरूपण, इनको ग्राफ द्वारा अपन निरूपित करेंगे। इसको अपन फेजर आरेख भी बोलते हैं। एक बार अपन साइन वेव वाला दिखाएंगे और एक बार अपन सदिशों के रूप में दिखाएंगे कि इनके बीच में क्या एंगल है, करंट और वोल्टता इन दोनों के मध्य दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपन इनका ग्राफीय निरूपण देखते हैं, ग्राफ के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा वोल्टा एंड करंट दोनों को, ठीक है। इस पे जैसा भी ग्राफ चलेगा वो,
चलेगा। ठीक है, एक अपन दूसरा भी बनाएंगे। पहले इसको समझ लो अच्छे से कि ग्राफ के निरूपण कैसे करेंगे। तो अभी अपने पास जो परिणामी वोल्टता आई थी और धारा आई थी, तो अपन ने ये देखा था कि परिणामी वोल्टता जो आ रही है इस डायरेक्शन में, परिणामी धारा इस डायरेक्शन में। तो वोल्टता देखो, वोल्टता क्या है, करंट से पीछे है, वोल्टता नीचे है ना, तो पीछे है। और कितने एंगल पीछे है, थीटा कोण। अभी हमने लिखा भी था कि वोल्टता जो है वो धारा से थीटा कोण पीछे है, या कह दो कि धारा इससे थीटा कोण आगे, दोनों एक ही बात है ना। तो इनके बीच में अपन ग्राफ बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक कोई सा भी ले लो, वोल्टता या धारा किसी को भी बना लो, फिर उसके सापेक्ष दूसरे को बनाना है कि वो आगे है या पीछे। तो हर बार तुम बनाए जिसका बनाओगे, सब जिसके सापेक्ष बनाना है वो बनाएंगे वोल्टता को। वोल्टता स्रोत हमने लगा रखा है, तो ये मैंने वोल्टता को लगा दी। ये v बराबर v0 sin ओमेगा t के रूप में चल रही है, ये वोल्टता हो गई। ठीक है, ये वोल्टता चल रही है, यही वोल्टता ली थी ना अपन ने, v0 sin ओमेगा t। तो ये इस तरह से चल रही है। अब अपन देखते हैं कि करंट जो परिणामी धारा आ रही है वो धारा कैसी है। तो इसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट इस रिजल्ट के आधार पर बनेगी ना, इस रिजल्ट के आधार पर। तो ये जो रिजल्ट आया ये बता रहा है कि इसकी परिणामी वोल्टता यहाँ है। इसका मतलब वोल्टता पीछे है और करंट आगे है। करंट क्या है, आगे है। कितना कोण आगे है, थीटा कोण आगे है करंट। या इसको अपन कहते हैं कि वोल्टता थीटा कोण पीछे है। ये देख पा रहे हो ना, कौन सा आगे कौन सा पीछे, कि अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो ये आगे आएगा। तो जो इधर पहले है ना वो करंट आगे है, और ये इसके नीचे चले गए तो पीछे। वोल्टता पीछे, करंट आगे है। तो करंट जो है थीटा कोण आगे है, किससे, वोल्टता से। तो वोल्टता अगर ऐसे चल रही है तो करंट को अपन को इससे थीटा कोण आगे बनाना है। ठीक है, थीटा कोण आगे बनाना है। ये इसका मैक्सिमम मान हो गया, ये 0 है। ठीक है, ये मान चल रहे सारे। तो ये 0 से लेकर ये कैपिटल T वाला है, 0 से ये कैपिटल T, ये by2 है, ये इस तरह से चल रहा है। अपन को किसको आगे बढ़ाना है, करंट को आगे बढ़ाना है। और कितना कोण आगे बढ़ाना है, थीटा कोण आगे बढ़ाना है। अब देखो इसमें ग्राफ में बनाते कैसे हैं। तो आगे बनाने के लिए ये जो लाइन खींची है ना वोल्टता और धारा की, यहाँ पे ऐसे हाथ रख लो और तुम्हें आगे बनाना है। अब तुम्हें मतलब यहाँ से तुम खड़े हो, जहाँ मैंने हाथ रखने को बोला है यहाँ पे तुम अपन खड़े हैं। अब अपन को आगे बनाना है, तो अपने लिए आगे कौन है, यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हैं, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है। मेरे लिए आगे कौन है, जो मेरे पास है वो आगे है, और जो पीछे है वो बाद में है। तो इसमें बताओ वोल्टता और धारा में से आगे कौन है, करंट आगे है। तो ये जो लहरें चल रही है ना, इस लहर का मैक्सिमम, ये वोल्टता का मैक्सिमम यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो वोल्ट मुझे तो मैक्सिमम दिख रहा है कि वो वोल्टता की लहर आ रही है। तो करंट की लहर आगे, तो करंट की लहर पहले बननी चाहिए ना, मैक्सिमम वाली। तो करंट का जो ये मैक्सिमम मान आएगा वो इससे पहले आएगा। तो मैं कहूँगा करंट इससे क्या है, आगे है। तो इसका मैक्सिमम यहाँ है, तो करंट का मैक्सिमम इससे पहले बन जाएगा। तो इसको मैं डॉट डॉट बना देता हूँ, तो ये करंट जो है इधर बन जाएगा। इससे इसका मिनिमम यहाँ है, तो करंट का मिनिमम इससे पहले बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये इस तरह का। ये जो दूसरा डॉट डॉट लाइन बताइए नहीं, ये किसकी बन जाएगी, करंट की। देखो इस करंट का ये मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ मैक्सिमम कहाँ बना, यहाँ पर बन गया ना। और ये इस तरह। तो देखो इसका मैक्सिमम पीछे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे लिए वोल्टता का मैक्सिमम पीछे है और करंट का मैक्सिमम आगे है। तो मेरे लिए करंट क्या हो गई, आगे हो गई। और इससे ये कितना आगे है, तो ये थीटा कोण आगे है। यही तो मैं बता रहा था कि करंट जो है थीटा कोण आगे है, या वोल्टता थीटा कोण पीछे है। तो ये दिख रहा है नहीं एंगल थीटा, तो ये थीटा कोण आगे हो गया। कौन आगे हो गया, करंट आगे हो गया। तो दोनों तरंगे तुम्हें बनानी है। इस ग्राफ में क्या है, केवल दो तरंगे, एक सबसे पहले वोल्टता की तो बना ही दो। करंट आगे है तो करंट का पीक जो मैक्सिमम मान है वो इससे आगे आ जाएगा। समझिए बात, केवल इतना सा करना है इसमें। अब दूसरा फेजर आरेख हम बनाते हैं कि फेजर आरेख कैसे बनेगा। तो देखो फेजर आरेख कैसे बनेगा, तो यही वाला ग्राफ होता है फेजर आरेख, लेकिन इसको देखो बनाने का थोड़ा सा तरीका ध्यान रखो। ये कोई एक्स अक्ष है, ये 0 है, ये वाई अक्ष है, इसके बीच में अपन फेजर आरेख बनाएंगे। फेजर आरेख बनाना मतलब यही सब चीजें बनाना कि करंट कहाँ थी, वोल्टता कहाँ थी, आर की कहाँ, सी की कहाँ, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले देखो करंट, आर की करंट और आर की वोल्टता दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, है ना। और ये जो वोल्टता और धारा जो भी है, दोनों चीजें ये ओमेगा टी से बदल रही है। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये इसका मान बढ़ रहा है, तो वोल्टता चेंज हो रही है ऐसे, और धारा भी ऐसे ही चेंज हो रही है, ये चीज है। तो अपन ने माना कि प्रारंभ में समय टी पर समय प्रारंभ में टी पर ये ऐसे घूम रहा है, ये कर्व ऐसे घूम रहा है, इसको बोलते हैं फेजर आरेख। ये इस तरह से घूमता रहेगा, रोटेट करेगा, और एक किस आवृत्ति से रोटेट करेगा, तो ओमेगा टी से रोटेट करता है। तो माना कि किसी समय टी पर ये वक्र घूम के कहाँ आ गया, यहाँ तक आ गया। ये हर डायग्राम में आएगा फेजर आरेख। पहला जो बनाएंगे इसमें वक्र को कौन सा बनाएंगे कि माना कि टी कोण पर ये ऐसे घूम रहा है ना वक्र पूरा, तो टी समय पर ये घूम के कहाँ गया, टी बराबर 0 रख दोगे तो ये वक्र कहाँ जाएगा, यहाँ। तो टी समय पर घूम के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसको ये प्रारंभिक वक्र है। इस प्रारंभिक वक्र पर देखो जो धारा है वो इसी डायरेक्शन में आई, और दूसरा जो वोल्टता है किसकी, आर की,
तो वो भी इसी डायरेक्शन में V0 R, ये इस डायरेक्शन में होगी वोल्टा, और इसी डायरेक्शन में कौन हो गया, करंट हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों होंगे, क्योंकि R के लिए अपन जानते हैं वोल्टा और धारा दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है। उसके बाद बात करें, इसमें R का बन गया, अब C की बनाए, तो C में अपन ने देखा था कि C ये रहा, तो C में करंट जो होती है 90 डिग्री आगे होती है, करंट जो होती है 90 डिग्री आगे होती है, तो वोल्टा कहाँ हो गई C की, 90 डिग्री पीछे हो गई, तो करंट तो ये रहा, तो इससे 90 डिग्री पीछे करो, पीछे का मतलब कहाँ जाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, तो कितनी देर जाना है, तो यहाँ से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना तुम्हें, ये 90 डिग्री क्या हो गई, ये C की वोल्टा हो गई, तो ये C की वोल्टा 90 डिग्री पीछे हो गई। अब R की वोल्टा इस डायरेक्शन में, C की वोल्टा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीचों बीच से कौन जाएगी, दोनों के बीचों बीच से परिणामी वोल्टा जाएगी ना V0, तो ये चली जाएगी, इसको अपन यहाँ से मिला देंगे, ये यहाँ से मिला देंगे, तो ये आ गया अपने पास परिणामी वोल्टा। और परिणामी धारा किधर है, धारा तो एक ही डायरेक्शन में ये रहा, और धारा और वोल्टा के बीच में, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, ये कोण हमारे क्या कहलाएगा, थीटा कोण कहलाएगा, जिसको अपन ने कला कोण बोला था, ये अपने फेजर आरेख कहलाता है। ये ग्राफ और ये ग्राफ जो अपन ने शुरुआत में बनाया था, ये दोनों ग्राफ बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। ये समय t बराबर 0 के लिए था, और ये समय t ओमेगा t के लिए, तो देखो ये एक जैसे कहते हैं, देखो इसके अंदर तीन चीजें, एक ये और एक ये, दोनों चीजें है ना, और बीच में क्या जा रहा है, परिणामी जा रहा है, ये सही है। इसी ग्राफ को अगर मैं घुमा दूं, थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो ये लाइन और ये लाइन ऐसे बन जाएगी ना, तो देखो इसी ग्राफ को घुमाओ थोड़ा सा, वो वाला ऐसे था, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, देखो ये वाली लाइन जिसमें V0 I R और I आ रहा है, और ये वाली लाइन जिसमें V0 C आ रहा है, यही दोनों है ना, ऐसे और ऐसे, तो ये इन दोनों के बीच में जो परिणामी आ रहा था, पहले ये परिणामी इधर था, इसको घुमाया तो ये भी तो घूमेगा, पूरा ग्राफ ये का ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, फेजर आरेख, और ये इसका ग्राफीय निरूपण साइन वेव के टर्म्स में, तो ये दोनों और बना लो, V व I के मध्य ग्राफीय निरूपण, इसको अपन फेजर आरेख भी बोलते हैं, फेजर आरेख।